नमस्कार। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो आपके दिमाग में दो सवाल आते हैं। पहला, क्या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, उस पर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा या नहीं। दूसरा सवाल आता है कि जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा आपको, क्या उस पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन मिलेगा। मैं आपसे बात करूंगा आज सेक्शन 10D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट पर एग्जम्पशन की बात करता है। मैं आपसे बात करूंगा फाइनेंस एक्ट 2021 से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो नए बदलाव किए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किन इंश्योरेंस पॉलिसीज पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय क्या क्या सावधानी रखना होती है। लेकिन उन सभी विषयों पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं और आने वाले वीडियो पर भी नजर रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सेक्शन 10D के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला कौन सा अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है आपका, आपकी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, आपकी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है। तो सेक्शन 10D कहता है कि जो भी अमाउंट आपको मिलेगा अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंक्लूडिंग उस पर जो आपको बोनस मिलता है, वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या अमाउंट है जिनका रिसीव होने पर आपको सेक्शन 10D के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पहला अमाउंट है सेक्शन 80DD3 या सेक्शन 80DDA3 के अंदर जो आपको अमाउंट मिलता है इंश्योरर से। ये अमाउंट वो है जो आपने अपने डिपेंडेंट की मेंटेनेंस के लिए एन्युटी या लमसम अमाउंट आपकी डेथ के बाद मिलने का प्रावधान किया था, जो बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड स्कीम है, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है, दूसरे इंश्योरेंस की है, या जो दूसरी स्पेसिफाइड सेक्शन 80DD के अंदर, तो उस पर आपको डिडक्शन भी मिलता है जो आप पेमेंट करते हैं। लेकिन आपने पेमेंट किया था आपके डिपेंडेंट के लिए कि आपके डेथ के बाद उसको एन्युटी या लमसम अमाउंट की सुविधा हो सके जिससे उसका मेंटेनेंस चलता रहे। लेकिन यदि उसकी डेथ आपके पहले हो जाती है तो उस केस में जो अमाउंट आपने पेमेंट किया था वो मिलता है आपको। तो वो अमाउंट सेक्शन 80DD3 और 80DDA3 की बात की गई है। सो उस अमाउंट के ऊपर आपको सेक्शन 10D के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की लाइफ को इंश्योर करने के लिए बनाता है, या एक बिजनेस एंटिटी अपने बिजनेस से कनेक्टेड पर्सन की लाइफ को इंश्योर करने के लिए करता है।
तो प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉय करता है या वो बिजनेस पर्सन करता है? इंश्योरेंस किसका होता है? उसकी पर्सन का है या एम्प्लॉय का? और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो पेमेंट उनको मिलता है। ऐसा पॉलिसी बीच बीच में असाइन भी की जा सकती है उन लोगों को। सो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट नहीं होता है। इसके बाद जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं उस पर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रीमियम का पेमेंट होता है और दूसरा ये डिसाइड होता है जिसमें आप पॉलिसी ले रहे हैं कि आपको मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट कितना मिलेगा पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होने पर या दुर्भाग्य से डेथ हो गई जिस पर्सन का इंश्योरेंस किया गया। तो क्या इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट का प्रीमियम का पेमेंट कर दें? ऐसा नहीं है। इसके लिए यदि आपने पॉलिसी 1/4/2003 से 31/3/2012 तक ली है और उसकी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिल रहा है, तो उस केस में यदि आपने उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए उसके जो टर्म है पॉलिसी टर्म, उस पीरियड के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपका सम एश्योर्ड है उसके 20% से ज्यादा का प्रीमियम का पेमेंट किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने किया है तो आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यदि आपने पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद ली है और उसके केस में आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट है उसके 10% से ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट किया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगे यदि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के केस में मिल रहा है। आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं और जिस पर्सन का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं यदि वो गंभीर रूप से बीमार है या वो डिसेबल है तो उस केस में इंश्योरर ज्यादा अमाउंट का प्रीमियम की मांग करते हैं, तो क्या उस केस में आप 10% से ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट करके इंश्योरेंस पॉलिसी लेते 10% से ज्यादा जो सम एश्योर्ड है उतना प्रीमियम यदि किसी साल में पेमेंट करते हैं तो क्या उसमें कोई विशेष छूट है? तो उस विशेष छूट का प्रावधान किया गया है कि यदि आपने पॉलिसी 1/4/2013 के बाद 13 या उसके बाद ली है और वो ऐसे पर्सन की लाइफ के इंश्योरेंस के लिए है जो कि या तो डिसेबल है, गंभीर रूप से डिसेबल है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 80U के अंदर, या ऐसा कोई पर्सन है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, एड्स, किडनी फेलियर ये जो दूसरी बीमारियां रूल 11(d)(d) के अंदर बताई गई हैं उनसे ग्रस्त है, तो उस केस में जो प्रीमियम है उसका पेमेंट किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर यदि आप 15% तक करते हैं, 10% की जगह 15% तक, तो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्प्ट होगा। हमने जो बात कही कि एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का 10% या 15% ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड अमाउंट है क्या, इसको डिफाइन किया गया। नंबर 1
जब भी आपका इंश्योरर आता है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट के इंश्योरेंस का वादा करता है कि मिनिमम अमाउंट आपको मिलेगा, या तो मैच्योरिटी पे या दुर्भाग्य से डेथ हो जाती है जो इंश्योर्ड पर्सन की, तो वो मिनिमम अमाउंट जो जिसका इंश्योरेंस एश्योर्ड किया गया है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी पे या डेथ के केस में मिलने वाला है, उस केस में आपको वही अमाउंट कंसिडर होगा जो मिनिमम अमाउंट एश्योर्ड है। यदि कहीं यह वादा किया गया है कि आपको कोई प्रीमियम की किस्तों को वापस कर दिया जाएगा, तो वो उसमें कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह से आपको एक बोनस या कोई दूसरा अमाउंट उसके ऊपर मिलता है, तो वो भी उस अमाउंट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। तो आप जब डिटरमाइन करेंगे 10% या 15%, तो आपको मिनिमम अमाउंट जो एश्योर्ड है, एश्योर्ड किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर डिसाइड करना होगा। यदि आपका प्रीमियम का पेमेंट नॉर्मल केस में यदि 10% ज्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ, तो आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यदि मैंने जो दूसरी श्रेणी के लोग बताए हैं, जो दिव्यांग है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके केस में 15% से ज्यादा प्रीमियम का यदि आपने पेमेंट कर दिया पॉलिसी टर्म के किसी फाइनेंशियल ईयर में, तब भी आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं 1 फरवरी 2021 से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्या नए प्रावधान आए हैं, क्योंकि इसके पहले तो जो कंडीशन थी वो यही है कि वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसी हो। नॉर्मल केस में जो प्रीमियम का पेमेंट है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट है, और जो डिसेबल और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसके केस 15%। तो ऐसी और क्या नई कंडीशन आ गई। तो 1/2/2021 से यदि आप कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसके किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का, आपको यदि ₹2,50,000 से ज्यादा का प्रीमियम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर भरना होगा, तो ऐसी पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आपको मिलेगा उस पर आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एक दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि आप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद एक से ज्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उनमें से ऐसी पॉलिसी भी है जो जिनका एनुअल प्रीमियम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉलिसी टर्म में 2,50,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करना है, तो क्या उस पर भी एग्रीगेट अमाउंट को कंसिडर करके क्योंकि दूसरी पॉलिसी है मेरी जिनमें 2,50,000 से ज्यादा प्रीमियम को पेमेंट करना पड़ेगा किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो क्या सभी पॉलिसी पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 10(10)(d) के अंदर? नहीं, ये क्लियर कर दिया गया है कि एग्जम्पशन उसी पॉलिसी पर नहीं मिलेगा जिसके लिए आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉलिसी टर्म में 2,50,000 से ज्यादा का एनुअल प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि ये ₹2,50,000 का जो रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यदि पेमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ मिल रहा है। मैंने आपको सेक्शन 10(10)(d) के प्रोविजंस के बारे में जानकारी दी। यदि आपको अच्छी लगी तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके दूसरे पहचानने जानने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है
तो इस वीडियो को लिंक शेयर उन तक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।